हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तीजी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क परीक्षा 2024 के लिए जो कि 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए आज जो है कि एक स्पेशल हिंदी का वीवीआई प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। देखिए आज की सेट में जितने भी आपको क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा, बताया जाएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें अलंकार को भी शामिल किया गया है, क्योंकि अलंकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आज का ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिसका भी एग्जाम होने वाला है, शुरू से अंत तक इसको कवर करके जाइएगा, प्लस में इसको याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। और इससे पहले जितने भी क्लासेस हुआ है सारा चैनल पे अवेलेबल है, एक एक करके जाके सारा क्लास को देख लीजिए। सारा क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो चैनल पे जाइए, वहां से एक एक करके सभी क्लास को देख लीजिएगा आप सभी, और उसके बाद ही पेपर देने के लिए आपसे जाइएगा। काफ़ी आपको बेनिफिट करेगा, ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम सभी अपने क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो कि अलंकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में आप सभी नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार होगा कैसे, ये समझिए आप सभी। देखिए आप सभी को इससे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में बताए थे कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, अलंकार आप सभी अनुप्रास दे के लिख लीजिएगा, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि म म म, उसके बाद सा, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक आप सभी को बताए थे कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं, पता है आप सभी को। कारक का आपको चिन्ह भी बताए थे कि कारक को कैसे पहचानना है, यह भी आपको भली भांति पता होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, माँ बच्चे को सुला रही है, यानी कि कह सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को, यहां पर देख लीजिएगा कारक चिन्ह दिया हुआ है, कर्म को, यानी कि बच्चे को सुला रही है, कर्म कारक हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, नोट कर लीजिएगा आप सभी। अगला है मेरे द्वारा यह काम हुआ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे द्वारा यह काम हुआ है, यानी कि के द्वारा की यहां पर बात किया गया है, और के द्वारा जो है फ्रेंड ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो करण कारक के लिए हम सिर्फ प्रयोग करते हैं, के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि करण कारक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे द्वारा यानी कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गाय का पुल्लिंग क्या होगा। देखिए गाय का पुल्लिंग आपको बताना है, तो आसान क्वेश्चन है। गाय का पुल्लिंग क्या होता है, बैल होता है गाय का पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कामना शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। कामना, कामना का क्या हो जाएगा बहुवचन, कामनाएं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कामना दिया हुआ है, यहां पर ए दे के चंद्र बिंदु दे दीजिएगा, तो इसका बहुवचन बन जाएगा। कि एक वचन में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, पर बहुवचन में बात किया जाए तो इसमें एक से अधिक का बोध होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम कह सकते हैं कि लड़का, वो एक वचन है, वहीं कह दे लड़के तो वो बहुवचन हो जाएगा, लड़के में बहुत सारा लड़के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, योद्धा का बहुवचन शब्द होगा। देखिए योद्धा का जो बहुवचन होता है योद्धा ही होता है, याद रखिएगा आप सभी, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा जो है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए विभु जो है फ्रेंड ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि अमृत का पर्यायवाची क्या क्या है, पीयूष है, बिल्कुल है, अमीय है, बिल्कुल है, अमी है, बिल्कुल है। तो ये सभी अमृत का पर्यायवाची होता है जो पूछा जाता है, जबकि विभु नहीं होता है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, और पर्यायवाची को आपसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए जितने भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। अगला है
निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है फ्रेंड वो असंगत है। देखिए मृग की बात किया जाए तो हिरन इसका पर्यायवाची बिल्कुल सही है, या हिरन का पर्यायवाची मृग होता है। मोर का पर्यायवाची केकी भी होता है, बिल्कुल सही है। तोता को किर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि हिरन को मृग कहते हैं, मोर को केकी के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद तोता को किर के नाम से जाना जाता है। जबकि नग और नट ये गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। नग का जो हो जाता है जैसे पर्वत हो जाता है, पता है आप सभी को, पहाड़ भी हो जाता है, गिरी हो जाता है, महीधर हो जाता है, ये नग का पर्यायवाची होता है। अगला है उच्छ्वास किसका विलोम शब्द है। तो देखिए उच्छ्वास की बात किया गया है, तो उच्छ्वास का क्या हो जाएगा विलोम शब्द। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्वास होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो भी डी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है नूतन का विलोम शब्द है। देखिए फ्रेंड आप सभी लास्ट में 25 क्वेश्चन में कितने स्कोर कर पा रहे हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। नूतन का विलोम जो होता है वो क्या होता है, पुरातन होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन था। अगला है कि राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम है, राम डैश है, तो राम ने नई पुस्तक लाया। देखिए इसमें राम जो है, राम क्या है, तो कह सकते हैं कि राम एक संज्ञा शब्द है, और इसमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, जिसमें किसी नाम आ जाए। जैसे अगर देश की बात किया जाए तो देश में अगर हम ये कहें कि देश कौन सी संज्ञा है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि देश एक ही नहीं है। जैसे भारत है तो पाकिस्तान भी एक देश है, बांग्ला भी एक देश है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे अगर हम डायरेक्ट इसका नाम लिख दे कि भारत, तो ये एक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का भाव को दर्शाते हैं हम सभी, जैसे कि बुढ़ारी, वो उसका भाव है, ध्यान रखिएगा, यानी कि गुण दोष को दर्शाते हैं। उसके बाद विशेषण और कर्म कारक के बारे में आपको पता ही होगा। अगला है निम्नलिखित में से जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें हम सभी क्या कहते हैं, तो उसे हम सभी अव्यय शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे अव्यय कहा जाता है। अगला है कि वाक्य, यानी कि सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, निम्नलिखित में से क्रिया का उदाहरण है, यानी कि किस क्रिया का उदाहरण है। सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा है, यानी कि यहां पर दो कर्म हो रहा है। सोहन ने किसको, मोहन को क्या मारा, थप्पड़ मारा है। इसमें द्विकर्मक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा। सोहन ने क्या किया, मोहन को क्या मारा, थप्पड़ मारा है, इसमें दो काम हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, द्विकर्मक क्रिया है इसमें, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया गया वाक्य किस पक्ष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। यानी कि वाक्य दिया हुआ है और इसमें पक्ष ज्ञात करना है। जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें कौन सा पक्ष है, तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी कि इसमें पूर्ण पक्ष होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल ही रहे हैं, तो ये पूर्ण पक्ष का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मौसमी किस प्रकार का विशेषण है। तो मौसमी की यहां पर बात किया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर किसी का गुण दोष बताना हो तो ये मौसमी उसका गुण ही बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज क्लियर हो गया, मौसमी क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। जैसे कह सकते हैं कि काली गाय, तो काली क्या है, उसका गुण है, ध्यान रखिएगा आप सभी, उसकी विशेषता है कि वो काली है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संख्यावाचक विशेषण में जैसे गिनती करने के लिए मिल जाता है आप सभी को। अगला है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए, यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। यहीं से याद रखिएगा विशेषण का जो है कि फ्रेंड 4 भेद होता है विशेषण का, याद रखिएगा आप सभी। कितना भेद, 4 भेद होता है विशेषण का। और सर्वनाम का कितना भेद होता है, तो इसका 6 भेद होता है सर्वनाम का, ध्यान रखिएगा आप सभी। सर्वनाम का 6 भेद होता है। दिए गए वाक्य सर्वनाम ज्ञात कीजिए, यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा तो संबंध की बात किया जा रहा है कि यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी, यानी कि यहां पर संबंध डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। यह
यह जो है यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही है। तो डायरेक्ट यहाँ संबंध की बात किया गया है। यह मेरा घर है, संबंधवाचक सर्वनाम है। या कह सकते कि ये काली गाय जो है कि मेरी है, यानी कि यहाँ पर भी संबंधवाचक है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? देखिए तत्पुरुष समास की बात किया जाए तो इसका स्पेशल जो है कि एक 6 भेद होता है तत्पुरुष समास का। याद रखिएगा आप सभी, कितना 6 भेद होता है तत्पुरुष समास का। जितने भी आपका कारक चिन्ह है वो तत्पुरुष समास को विभाजित करता है। याद रखिएगा आप सभी, जैसे कि कह सकते कि करण तत्पुरुष की बात किया गया है तो करण के लिए क्या है? से है और के द्वारा है। से है और के द्वारा है, के द्वारा है। तो देखिए ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण से युक्त या गुण के द्वारा युक्त, इसको अगर समास विग्रह करके देखिएगा तो गुण से युक्त। याद रखिएगा आप सभी, इसमें ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होगा, आपको समास विग्रह करके देखना होगा। अगला है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? देखिए अष्टाध्यायी की बात किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं 8 की यहां पर बात आ रहा है। अष्ट मतलब 8 ही होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में जितने भी संख्या वाला शब्द है वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि चौराहा हो गया, पंचमुखी हो गया, तेराहा हो गया, ये सभी द्विगु समास है। द्वंद्व समास में अपोजिट शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वन प्लस औषधि संधि विच्छेदन किसका उदाहरण है? तो वन और औषधि की बात किया गया है तो वन औषधि, तो इसका संधि विच्छेदन जो है किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा आप सभी, किसका उदाहरण है जी? वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 20 है कि निर्देश दिए गए मुहावरे एवं लोकोक्ति का सही विकल्प छांटिए। देखिए भूले दुख की याद दिलाना, इसका अर्थ क्या होता है? भूले दुख की याद दिलाना यानी कह सकते हैं कि जो जख्म पूरा हो चुका था, खत्म हो चुका था, उसको फिर से खोट के क्या करना? ताजा कर देना, यही है ना इसका अर्थ। तो इसमें ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अल्प समय के लिए लाभ नहीं होगा, बहुत कंजूस होना नहीं होगा, अपराधी सदा शंकित रहता है, ये भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 21 है कि निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्ति का सही विकल्प छांटिए। चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चूना लगाना यानी कि क्या हो जाएगा? धोखा देना हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है कि नेताजी भाषण देते हैं, यह वाक्य किस काल में है? तो नेताजी क्या कर रहा है? भाषण देते हैं, यानी कि अभी भाषण दे ही रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा क्योंकि भाषण अभी दे रहा है, ना दिया हुआ है और ना देने वाला है, तो दे ही रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है देवनागरी अंक कितने होते हैं? तो देखिए देवनागरी अंक की बात किया गया है। देखिए हिंदी को जो हम सभी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, पता है आप सभी को, और इसमें 10 अंक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनागरी में कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। अगला है शेखर एक जीवनी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? देखिए शेखर एक जीवनी जो है ये आपका अज्ञे जी का एक उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, अज्ञे जी का है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि सतो गुण से युक्त वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? सात्विक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, सात्विक। आइए थोड़ा सा अलंकार का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है अलंकार से। देखिए क्वेश्चन है कि जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखाने, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार को आप पहचानिएगा कैसे? तो आपको बताया कि अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर ज देखिए, ज हो गया, वहीं पर देखिएगा भ, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माँ का आवृत्ति हुआ है, यहाँ पर भी माँ का आवृत्ति हुआ है, ब का आवृत्ति हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। याद रहेगा आप सभी को। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप सभी कि पुत कपुत तो काहे धन संचय और पुत सपूत है तो फिर काहे धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास अलंकार है। देखिए कहा जा रहा है कि अगर पुत्र कपूत हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर पुत्र आपका खराब हो चुका है, अगर उसके लिए आप धन जोक के रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका जुआ हो गया, सट्टा हो गया, उसमें आपका धन बर्बाद कर देगा। अगर वही कहा जा रहा है कि आगे अगर पुत्र आपका सपूत हो गया है, यानी कि पुत्र अच्छा है,
तब फिर भी आपको धन जो कि कोई फायदा नहीं है। अगर पुत्र आपका दिमाग से तेज है, अच्छा है, तो निश्चित है कि वो धन कमा ही लेगा, आपको जोक कर रखना कोई अर्थ नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें कौन सा अलंकार है, लाटा अनुप्रास अलंकार है। इसको आप सभी पहचानिएगा कैसे, तो नोट कर लीजिएगा, पहचान में लिख लीजिएगा कि जब किसी वाक्य या उपवाक्य, जब किसी वाक्य या उपवाक्य आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है किंतु मूल रूप में अंतर होता है, तो वहां पर क्या होता है, लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि यहां पर देखिएगा, पुत कपुत तो काहे धन संचय, इसका अर्थ क्या है, अलग है, और पुत सपुत तो काहे धन संचय, इसका भी अर्थ अलग है। और दोनों को यहां पर देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा तो दोनों वाक्य क्या है, एक ही वाक्य है, काहे धन संचय और काहे धन संचय, पर पुत कपुत इसका अर्थ अलग है और पुत सपुत इसका अर्थ अलग है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आपको पहचान करने का तरीका बता दिए, इसको नोट कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनाथ था थे, दीनानाथ डूबते, सुधेनु आते, गृह गवाल बाले थे, इसमें कौन सा अलंकार है, तो श्रित्या अनुप्रास अलंकार है। अब इसको कैसे पहचानिएगा, तो इसको पहचानने का एक तरीका है, अगर आपको किसी भी अलंकार में ता हो गया, उसके बाद था हो गया, उसके बाद दा हो गया, उसके बाद धा हो गया, उसके बाद आप ना, अगर ये आपको देखने के लिए कहीं मिल जाए तो समझ लीजिए वहां पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि था है, थे है ना, बिल्कुल है, आते यहाँ पर देख लीजिएगा, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर भी ता देखने के लिए मिल जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा, ता था दा धा नो, ये अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो याद रखिएगा श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होगा, याद रहेगा। उसके बाद है, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है, देखिए, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, अगर पानी चल जाता है तो समझ लीजिए ना मोती रहेगा, ना मोती का कोई गुण रहेगा, ना मनुष्य का कोई गुण रहेगा, और ना चूना का कोई गुण रहेगा। चून का अर्थ होता है चूना। इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ध्यान रखिएगा। अब श्लेष अलंकार को पहचानिएगा कैसे, इसको नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग आए, क्या बताएं, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग आए किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दो या दो से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे देखिएगा पानी दिया हुआ है, तो पानी जो है किसके किसके लिए प्रयोग हुआ है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूना के लिए प्रयोग हुआ, यानी कि चून के लिए। अगर किसी भी मोती का अगर रंग चल जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो चमक। ध्यान रखिएगा, पानी का अर्थ हो जाएगा चमक, जो कि मोती के लिए प्रयोग किया गया है। वही पानी अगर मनुष्य का चल जाता है, यानी कि मनुष्य का अगर इज्जत चल जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि सम्मान अगर चल जाता है, तो मनुष्य का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये पानी का अर्थ किसके लिए, मनुष्य के लिए, जो कि मनुष्य के लिए सम्मान्य है। वहीं पर अगर चूना की बात किया जाए तो चूना के लिए जो प्रयोग हुआ है पानी, तो इसका अर्थ क्या हुआ है, जल। ध्यान रखिएगा आप सभी। जल, अगर जब तक हम चूना में जल नहीं मिलाएंगे तो चूना कोई काम का नहीं है, ना निपने का काम आएगा, ना चूना खाने का काम आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रहेगा आप सभी को, याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुबरन को खोजत फिरत कभी अभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी श्लेष अलंकार है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो क्या बताए श्लेष अलंकार में कि जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग आए किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक शब्द हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि हम सभी कह सकते हैं कि यहाँ पर सुबरन दिया हुआ है और यहाँ पर देखिएगा कवि है, अभिचारी चोर की बात यहाँ पर किया गया है। अभिचारी भी है और चोर भी है, यानी कि तीन शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, कवि के लिए, अभिचारी के लिए और चोर के लिए तीन शब्द दिया हुआ है। सुबरन, तो सुबरन का अर्थ क्या होता है, सोना भी होता है। अनकार्ती शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका अर्थ सोना भी होता है। इसी का अर्थ क्या कह सकते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं, और इसी का अर्थ आप शब्द भी कह सकते हैं। तो देखिए, शब्द जो आया हुआ है ये कवि के लिए आया हुआ है। कवि क्या ढूंढ रहा है, शब्द को ढूंढ रहा है अपनी कविता को बढ़िया बनाने के लिए। स्त्री को कौन ढूंढ रहा है, अभिचारी ढूंढ रहा है, यानी कि जो भोग विलास में रहता है वो स्त्री, सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है। और वही सोना किसके लिए है, तो चोर के लिए। तो चोर क्या ढूंढ रहा है, सोना को ढूंढ रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल याद रहेगा। तो इतना सा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड क्लास को लाइक करके शेयर करके जाइएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।